हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट व्लॉग में हम चित्रकूट पहुंच चुके थे। अब हम सुबह होते ही नहा धो के निकल लेते हैं और चित्रकूट में जो पॉइंट है उन पर घूमने के लिए। तो दोस्तों, हमने ई रिक्शे से हम जा रहे हैं और अब हम पहुँच जाते हैं कामदगिरी पर्वत के साइड। यहाँ से कामदगिरी भगवान के दर्शन करके आप इस पूरे पर्वत के ही आपको परिक्रमा करना होता है। चित्रकूट में जो परिक्रमा होती है ना 5 किलोमीटर की, वो इन्हीं कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा होती है। तो हम लाइन में लगकर ये कामदगिरी भगवान के और राम भगवान के दर्शन करके प्रसाद लेके आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा स्टार्ट करते दोस्तों। तो परिक्रमा स्टार्ट करते करते दोस्तों, यहाँ पर राम भगवान के छोटे छोटे आपको पॉइंट मिलेंगे। मतलब राम भगवान ने क्या किया, यहाँ पर कब रुके, कहाँ गए, इस टाइप से छोटे छोटे दर्शन करने को पॉइंट मिलेंगे। तो आपको मंदिर रहेंगे तो मंदिर में आप दर्शन करते हुए आप आगे बढ़ते रहें। आप यहाँ पर भी कामदगिरी भगवान का दर्शन कीजिए। अब आप बंदर को प्रसाद खिलाकर और आगे बढ़िए। और कहते हैं कि जो ये एक पर्वत जो गड्ढे में था, यहाँ राम जी का पैर है, यहाँ पर मतलब चरण पादुका है, तो इसका परिक्रमा करना पड़ता है। अब राम जानकी मंदिर को हम देखते हुए आगे बढ़ते दोस्तों। अनुसुईया, बाल रूप, ये सब दिखाया गया है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब इसी तरीके से हमारा 5 किलोमीटर का परिक्रमा पूरा होता है और हम दर्शन करके मंदिर से दोस्तों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए निकलेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था। अब इसको बोलते हैं राम घाट। ये भी हमारे उज्जैन की तरह सेम राम घाट है। यहाँ पर भी ऐसा ही लगेगा आपको देखने में कि ये हम उज्जैन में आए हुए हैं दोस्तों। इसके बाद हम नाव में बैठकर यहाँ पर भी कुछ दूसरे साइड के पॉइंट ये भैया हमें बताएंगे। यहाँ पर भी राम जी का मंदिर है और कहा जाता है कि लक्ष्मण जी का भी ये घाट है, लक्ष्मण घाट बोलते हैं इसको, और ये राम जी का मंदिर है। अब यहाँ हम चलते हैं दोस्तों। यहाँ हमने देखा कि पंडित जी भगवान को भोजन करवा रहे थे, तो पट बंद थे, इसलिए हम बिना दर्शन करे ही निकल लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आगे बढ़कर हम वनवासी राम मंदिर आते हैं। यहाँ पे वनवासी राम जी रुके थे, तो वनवासी राम मंदिर के नाम से यह मंदिर बनाया गया है। अब इसके बाद बड़े हनुमान जी पर हम दर्शन करके आगे आते हैं। यहाँ से हम निकलते हैं। इसके बाद ये गुप्त गोदावरी माता का मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है दोस्तों। यहाँ टिकट के लिए भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। यहाँ फ़ोन नहीं चलाने दे रहे थे, इसलिए मैंने मोबाइल ऐसे ही पकड़ के वीडियो बनाया है दोस्तों आपके लिए। तो ये इतनी प्यारी गुफा है और ये इसको आप पूरा जब घूमेंगे ना तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। चित्रकूट में सबसे बेस्ट जगह मुझे गुप्त गोदावरी मंदिर की ही लगी दोस्तों। अब यहाँ से गुफा से हम निकल कर, गुफा इतनी पतली है बट सब लोग निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मोटे लोग उसमें से नहीं जा पाते हैं। अब इसके बाद यहाँ भी सेम कंडीशन है। ये है मेन गुप्त गोदावरी नदी जो बोलते हैं, जो गुफा है उसमें। अब इसमें भी, इस गुफा में जब आप अंदर जाएंगे ना, एक अलग ही मज़ा होगा। पानी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, वो गुफा पतली होती जाएगी दोस्तों। जिस तरीके से आप देखते हैं अंधेरा भी होता जा रहा है। अब इसके बाद यहाँ से भी हम दर्शन कर लेते हैं और निकलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ज़्यादा अंदर हमें मोबाइल नहीं ले जाने दिया था, इसलिए हम आगे की वीडियो आपको दिखा नहीं पाए। इसके बाद दोस्तों अब हम आ चुके हैं श्री परमहंस अनुसुईया आश्रम। अब यहाँ पर हम अनुसुईया माता की छोटी छोटी उनकी लीलाएं देखेंगे कि उस समय क्या हुआ, अनुसुईया माता कहाँ गए, कहाँ खाना खाते थे, सब चीज़ें आपको चलचित्र के माध्यम से इसमें दिखाई जाएगी दोस्तों। तो आप जिस तरीके से धीरे धीरे आप देखते जाएं, और राम भगवान के बारे में भी पूरी चीज़ें आपको मूर्ति के माध्यम से दिखाई जाएगी। अब हम पूरी आश्रम घूमने के बाद हम बाहर आएंगे। यहाँ पर जो नदी है वह कहा जाता है कि छोटी छोटी आटे की
गोलियां बनाकर डालना चाहिए। उसके बाद वहाँ से चलकर हम एक, जहाँ राम जी रुके थे उनका पैर का स्थान है, वहाँ हम दर्शन करके और यहाँ घूमकर हम वापस निकलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं हनुमानगढ़ी। ये यहाँ पर 400 सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, आपको 400 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। और यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी है, इनका हम दर्शन करेंगे। यहाँ पर आपको हनुमान जी का सोटा भी लगाया जाता है। ये देख सकते हैं आप किस टाइप का रहता है। इसके बाद ये जो यहाँ से धारा निकल रही, जलधारा, यहाँ पर छोटा सा स्थान है, वहाँ कहा जाता है कि 1 रुपये डालने से अगर आपका सिक्का अंदर चला गया तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और नहीं गया तो आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। इसके बाद हम दर्शन करके आप वापस से हम रेस्टोरेंट आ जाते हैं। कुछ खाना वाना खाकर हम यहाँ से निकल लेते हैं। हम प्रयागराज आ जाते हैं। प्रयागराज में हम जहाँ पर कुल्हड़ की चाय पी रहे होटल में, उसके आसपास हमने जो 2-3 होटल देखे, वहाँ गुलाब जामुन स्पेशली लिखा है, तो हो सकता है यहाँ पर दोस्तों गुलाब जामुन बहुत फेमस है। हमने यहाँ चाय वाली दीदी से भी पूछा था, उनने भी यही बताया है कि गुलाब जामुन फेमस है। इसके बाद प्रयागराज में हम अंदर इंटर करने के बाद, पुल वगैरह पार करने के बाद, हम जहाँ पर कुंभ का मेला लगा था हम वहाँ पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो हम रात रुक के सुबह जब मॉर्निंग में वापस आते हैं, तो जिस टाइम हम दोस्तों घूमने गए थे ना, उस टाइम कुंभ के मेले की छोटी छोटी छवि देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ गुरु जी के या आदि संत के बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, अभी हटे नहीं थे दोस्तों। और आप देख सकते हैं कुंभ का मेला ख़त्म होने के बाद भी कितनी पब्लिक है प्रयागराज में दोस्तों। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं। नदी के पास आने के बाद हम त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे दोस्तों। अब कहा जाता है कि त्रिवेणी में जब स्नान करने जाएं तो आप एक चांदी का सिक्का या कुछ भी और 1 रुपया लेकर उसको नदी में डालने का महत्व है। इसके बाद हम स्नान वगैरह करके हम त्रिवेणी माता के हम पूजा पाठ करेंगे। तो हमने जल वल चढ़ा कर, कंकु चावल सब चढ़ाने के बाद हम पूजा का सामान घर से लेके गए थे। आप भी जब भी जाएं तो घर से लेकर सारा सामान जाएं। इसके बाद हमने जो भी वस्त्र वगैरह चढ़ाना था हमने सब कुछ चढ़ा दिया है दोस्तों। इसके बाद हम दिया रखेंगे नदी में, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको चेंजिंग रूम भी मिलेगा, उसके लिए आप पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज। ये जो टेंट दिख रहे हैं ना, ये चेंजिंग रूम बनाएगा त्रिवेणी संगम में। यहाँ कहा जाता है एक तरफ जमुना है, गंगा है, एक तरफ यमुना है, और बीच में से सरस्वती निकली हुई है। इसके बाद दोस्तों हम दर्शन वर्शन पूजा करके निकलते हैं। यहाँ पर एक बड़े हनुमान जी हैं जो लेटे हुए हैं, वहाँ नदी के थोड़े पास में ही मंदिर है, हम वहाँ भी दर्शन करने आ जाते हैं दोस्तों। ये देखने में मंदिर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम किसी किले पर जा रहे हैं, बट ये बहुत प्यारा मंदिर है। हनुमान जी बहुत बड़े हैं, लेटे हुए हैं। अब फूल वगैरह हम लेकर निकल लेते हैं मंदिर के अंदर। अब इसके बाद लाइन में लगने के बाद हम दोस्तों, भीड़ होने के कारण मैं फ़ोन रोटेट नहीं कर पाई थी, इसलिए इस टाइप की वीडियो बनी। अब आप देख सकते हैं लेटे हनुमान जी हैं यहाँ पर, और कितने बड़े हैं। इसके बाद इनको है ना तुलसी और फूल चढ़ते हैं। ये तुलसी पंडित जी हमें भी रिटर्न देते हैं। इसको खाने का महत्व है, कहा जाता है कि इसको खाने से सारे रोग से मुक्ति मिलती है, तो हम लोग खा लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मंदिर से बाहर आकर हम निकल लेते हैं वाराणसी काशी के लिए, जहाँ हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। तो दोस्तों अब हम रवाना हो चुके हैं, फाइनली हम पहुँच चुके हैं काशी। आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिशूल के लगे हैं बीच बीच में खम्बे, तो इसी से पता चलता है कि आप काशी आ चुके हैं। ये भोलेनाथ का स्थान है, या इसी से पता चल जाता। इसके बाद यहाँ एक यूनिक चीज़ देखने को मिली, हर बोर्ड का कलर आप देखेंगे रेड कलर है, और पूरा मार्केट पिंक कलर से पुता हुआ है। तो ऐसा लगता है इसको हम बोल सकते हैं पिंक सिटी दोस्तों। देखने में इतना अल्टीमेट मार्केट लग रहा था। इसके बाद अब हम नदी का दर्शन करके हम आ जाते हैं काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। अब जैसा कि बनारस में कहा जाता है छोटी छोटी गलियां होती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत छोटी छोटी गलियां हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम नाश्ता वगैरह करके
दोस्तों आप जानते हो बनारस की लस्सी बहुत फेमस होती है, तो लस्सी वगैरह पीकर हम आगे निकलते दर्शन की लाइन में लगकर, और दर्शन करके हम बाहर निकलते। तो ये शिखर दर्शन है दोस्तों, बाहर का छोटा मंदिर है काशी विश्वनाथ का, और अंदर के एरिया का दर्शन भी हम आपको करवाते दोस्तों। ये पूरा एरिया है अंदर का, और ये मेन शिखर है। अब अंदर फ़ोन नहीं ले जाने जाता है, इसलिए हमने आपको बाहर से ही दर्शन करा। इसके बाद 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ काशी विश्वनाथ में है, जो आप लाइन में लगेंगे ना उसमें से ही बीच में रास्ता है। ये ज्वाला माता है, यहाँ का हम दर्शन करके अब हम बनारस का जो पान है स्पेशल, आप जानते हैं बनारस में पान बहुत फेमस होता है। वो गाना तो सुना ही होगा, खई के पान बनारस वाला, वो वाला पान हमने सोचा हम भी टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मुझे तो टेस्ट करके बिल्कुल पान ऐसा यूनिक नहीं लगा, नॉर्मल पान जैसा ही पान लगा है। अब यहाँ से हम निकलते हैं और हम अब आ जाते हैं अयोध्या। तो अयोध्या की नगरी में तो दोस्तों आते से ही ऐसा लगता है कि स्वर्ग में हम आ चुके हैं। आप नज़ारा देख चुके हैं कि अयोध्या में आते से ही आपको लगेगा कि आप एक स्वर्ग की नगरी में आ चुके हैं। अब उसके बाद हम पूरा एरिया घूम कर हम नाइट में रेस्ट करके हम सुबह नदी के पास चलेंगे, और अयोध्या में सरयू नदी है दोस्तों। तो यहाँ पर हम थोड़ा पूजन पाठ करेंगे। पहले तो आप पूरा एरिया देखिए, नज़ारा देखिए, इसके बाद हम अब थोड़ा पूजा पाठ करेंगे यहाँ पर। वही जैसा कि हमने त्रिवेणी संगम में किया था, यहाँ भी पूजा करके हम दिया विया छोड़कर और यहाँ से हम चल देते हैं। चलने के बाद अब यहाँ पर हम घूम कर आते हैं मंदिरों की ओर। तो हम सबसे पहले दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी के, क्योंकि हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर इन्हीं के दर्शन करना होता है। हनुमानगढ़ी में आप भीड़ देख सकते हैं दोस्तों, कितनी खतरनाक भीड़ है। बट यहाँ पर एक तो मोबाइल भी अलाउ है और 5 मिनट में आपको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मोबाइल अलाउ होने के बावजूद हम आपको फ़ोटो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि भीड़ ही इतनी है। इसके बाद अब हम अयोध्या के मंदिर में आते हैं। तो इसको अयोध्या का कॉरिडोर बोलते हैं। कॉरिडोर से हम घूमते हुए अंदर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर व्यवस्था दोस्तों बहुत अच्छी है, पूछताछ केंद्र से लेकर आपके सामान रखने तक की व्यवस्था बहुत शानदार है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस एरिया को सामान देंगे तो जिधर से आप रिटर्न आएंगे उधर आपको सामान मिल जाएगा। इसके बाद इसी बीच में सुग्रीव का किला भी है दोस्तों, वो भी आप देखते हुए निकले। इसके बाद हमारा सामान वगैरह हम चेक करवा के बाहर की ओर सामान को लेंगे, और ये एरिया है आपका अयोध्या के मंदिर का। इसके बाद चप्पल जूते की व्यवस्था रखने की स्टैंड बहुत अच्छी है। अब दर्शन करके हम आते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ पे, इसके बाद दशरथ महल पे, ये भी हम देख कर अब इसके बाद हम यहाँ पर कंदमूल जो राम जी ने खाया था वो बहुत फेमस है। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ आए हैं तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। अब इसके बाद हमने इसको टेस्ट किया तो दोस्तों थोड़ा सा हटके लगा कुछ, पर एकदम अजीब सा टेस्ट था इसका, बाकी अच्छा लगा। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये कि राम रसोई के नाम से एक रसोई चलती है, वो भी फ्री सेवा। यहाँ पर आपको एक पर्ची फिल करनी होती है। पर्ची फिल करने के बाद आप देख सकते हैं जितने लोग एक यहाँ भीड़ लगी है उतने लोग एक बारी में वहाँ प्रांगण में बैठकर खाना खाते हैं। और आप खाने की व्यवस्था देखेंगे ना, साफ़ सफाई से लेके, तो खाना भी इतना यूनिक और इतने तरीका का बनता है दोस्तों, और इतना टेस्टी बनता है कि आपका एक बार में ही काम हो जाएगा। इसके बाद हम खाना वाना खाकर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं राजा दशरथ के महल में, क्योंकि उस समय हम गए थे तब महल बंद था, 4 बजे के बाद खुलता है दोस्तों। तो अब हम राजा दशरथ के महल में दर्शन करके कनक महल की ओर हम चलते हैं। अब हम कनक महल में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कनक महल कितना बड़ा है दोस्तों। अब ये कनक महल में हम अंदर आके पूरा एरिया आपको घुमाएंगे। इसके बाद ये कनक माता के दर्शन कीजिए आप। इसके बाद रात को एक बार और हम शिखर के दर्शन आपको राम मंदिर के करा रहे हैं। इसके बाद सरयू नदी की वापस से आरती कर कर हम आप घर की ओर प्रस्थान करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों घर की ओर प्रस्थान करने के पहले हमारा एक बार और मूड बन चुका है कि हम जाएं बागेश्वर धाम। तो हम बागेश्वर धाम पहुँचे तो हमें आते टाइम जब हमारी यात्रा शुरू हुई तब हमें मिले प्रदीप जी मिश्रा, और जाते टाइम मिले हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरु जी। तो आप देख सकते हैं हमारी यात्रा यूं ही सफल हो गई, और हम बागेश्वर धाम हनुमान जी के दर्शन करके आरती वगैरह देखकर आराम से दर्शन हमने किए।
प्रांगण में हम भी आपको हनुमान जी का दर्शन कराते हैं और इसका लास्ट व्लॉग मैं नीचे मेंशन करूँगी, आप देख सकते हैं।